हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 37 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। शॉट आउट टू ST444 गेमिंग, पंकज वर्मा, शुभम भाई, आप सभी ने चैनल को ज्वाइन करते हुए सपोर्ट किया है, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप भी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे भी आप ज्वाइन करते हुए चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। समुद्री क्लैन बुरी तरह से डरते हुए कांप रहे होते हैं। वहीं कैरी सिटी में पीकॉक किंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी न्यूट्रल होती हैं। पीकॉक डिमॉन किंग का हार मानने का कोई इरादा नहीं होता है, जिससे जिंग फेंग ने शांत तरीके से कहा होता है, छोड़ दो और मेरे सामने सरेंडर कर दो, लेकिन फिर भी तो तुम्हें मरना ही होगा। हाँ, लेकिन ऐसा करने पर मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ सकता हूँ। पीकॉक डिमॉन किंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? कहने के साथ पीकॉक किंग के गोल्डन क्राउन से गोल्डन फ्लेम का ग्रुप उठते हुए दिखाई देता है। इस पर जिंग फेंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जो गोल्डन क्राउन को बर्न कर रहे हो, इससे न केवल तुम मारे जाओगे बल्कि तुम्हारी पूरी ही रेस एंसेस्ट्रल लक भी खो देगी, जिससे सभी मारे जाएंगे। इस पर पीकॉक डिमॉन किंग कहता है, अगर मेरा कुल खत्म होता है तो तुम्हें भी पछतावा होगा, और यदि तुम जिंदा भी होते हो तो भी जिंदगी भर पछताओगे। उसी के साथ क्रिस्टलीय लाइट के साथ सीधे ही फीनिक्स पीकॉक डिमॉन की बॉडी पर झपट पड़ता है। वहीं सिल्वरी लाइट अपने पीक पर पहुंच गई होती है। साथ ही जलते हुए गोल्डन क्राउन से गोल्डन कलर भस्ट हो रहा होता है। उसी के साथ पूरी कैरी सिटी वायलेंटली कांप रही होती है। दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। पीकॉक किंग के लिए यह कीमत काफी बड़ी होती है। अब तक हाफ क्राउन उसके सिर से गिर जाता है। ग्रेट डीमोन एम्परर जिंग फेंग को सपोर्ट करने वाले भी यह फाइट देख रहे होते हैं। किसी ने नहीं सोचा था पीकॉक डिमॉन किंग के पास कितनी पावर हो सकती है, जिसने जिंग फेंग को भी काफी नुकसान पहुंचाया होता है। फीनिक्स की 3 टैल होती हैं, जिससे उसकी ग्लोरी होती है। यदि वह नहीं रही या यह कम होती हैं तो वह भी किसी काम का नहीं बचेगा। साथ ही वह फिर कभी इस स्थिति में वापस नहीं आएगा। और इसी समय शैडो के साथ केवल एक ब्लैक क्लाउड था। यह कैरी सिटी के करीब आता जा रहा होता है और भारी प्रेशर में ऐसा लगता है कि काउंटलेस वाटर और लाइट बह रही होती हैं, और उसमें वाटर के बने जाइंट ड्रैगन स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सिटी को खत्म करने के लिए अपना प्रेशर डाल रहे होते हैं। उसी समय कैरी माउंटेन पर डार्क क्रो डिमॉन किंग दाई यानिंग इस समय और अधिक डरा हुआ फील कर रहा होता है। उसके सामने एक मास्क के साथ इंसान मेई गोंगजी को अपनी बाहों में पकड़े हुए न्यूट्रल तरीके से उसको देख रहा होता है। इसी पल वह डीमॉन जबरदस्ती सदमे में आ जाता है। वह हिल भी नहीं पाता है। यह पावरफुल ऑपरेंसिव सुपीरियर फोर्स होती है, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर ही गया होता है। यह पावर इतनी भयानक होती है कि गॉड लेवल के डीमॉन किंग या गॉड लेवल एम्परर का सामना करते हुए भी नहीं होनी चाहिए थी, जिससे उसका स्पिरिचुअल सेंस अनकंट्रोलेबल रूप से कांप रहा होता है। उसके सामने छोटा सा इंसान था। वह अब 10,000 फीट लंबा हो गया होता है। दूर आसमान में 2 पावरफुल फिगर भी उसके आगे ढके हुए लग रहे होते हैं। वह यही सोच रहा होता है, वह कौन है? सूरा मेई को गले से लगाया हुआ होता है और धीरे धीरे दाई यानिंग की ओर चल रहा होता है। आसमान में काले बादल और भी पावरफुल होते जा रहे होते हैं, जिससे आसमान में लड़ रहे दोनों ही पावरफुल डीमॉन रुक जाते हैं और उन्होंने एक ही समय में आने वाले काले बादलों का सामना किया। केवल दाई यानिंग ही जानता था यह क्लाउड उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं। सूरा ने धीरे से अपना हाथ उठाया होता है और धीरे से उसके माथे पर दबा दिया, जिससे कुछ गोल्डन लाइट निकलती है और अगले ही पल में वह पूरी ही बॉडी में फैल गई होती है। यांग निंग भागना चाह रहा होता है, लेकिन उसको लगा होता है वहीं ब्लैक मिस्ट वर्स्ट होते हुए मिस्ट के एरो में बदल दिया गया होता है। उससे वह क्रो अपनी पावरफुल डिफेंसिव से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक गोल्डन फिगर क्रो डीमॉन को भी नहीं पता होता है
और वह उसके सामने आ जाता है, जिससे वह हिलने डुलने के लायक भी नहीं बचा होता है। एक हाथ ने दाई यांगनिंग के माथे को दबाया और अगले ही पल में दाई यांगनिंग ने केवल फील किया कि उसकी बॉडी और ब्लड में डिवाइन सेंस भी था जो एक पल के लिए बह रहा होता है। इसी समय दूर आसमान में जाइंट ब्लैक क्लाउड के बीच एक ब्लू फिगर कंडेंस होती है और बनते हुए बॉडी फिगर में दिखाई देने लगती है। यह एक काफी बड़ा 10,000 फीट ऊंचा दिखाई देता है जो गोल्डन ट्राइडेंट रखा हुआ होता है, जो पिकॉक डीमोन को आसमान में फाइट करता हुआ देख रहा होता है। दोनों ही डीमोन की कगार पर एक बड़ा दुश्मन आ गया होता है। यह प्रेजेंस को अचानक पूरा ही एंडलेस सी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा होता है। क्या एंडलेस ब्लू सी की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है? गोल्डन ट्राइडेंट धीरे धीरे उठा और फिर ग्रेट डीमोन एम्परर जेंग फेंग की ओर इशारा किया, जिससे वह भी डर से कांपने लगता है और सोचता है क्या यह पिकॉक डीमोन किंग के द्वारा बुलाई हुई रीइंफोर्समेंट है। तभी आसमान में एक भयानक रॉयल वॉइस सुनाई देती है, थ्रेड द सी, किल, आई एम पोसाइडन। बात करते हुए गोल्डन ट्राइडेंट ने पिकॉक डीमोन किंग की ओर इशारा किया। इस समय काफी तेज बारिश हुई। जाइंट ब्लू कलर के फिगर के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन किसी तरह से समुद्र बन गई है। आसमान को लाइट और शैडो ने भर दिया होता है और उसमें काउंटलेस सी क्लैन उस पानी में घूमते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। द ग्रेट डीमोन एम्परर जेंग फेंग और ग्रेट पीकॉक किंग ने एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखा और रुक जाते हैं। उसी के साथ ब्लैक क्लाउड अचानक नदियों के समुद्र की तरह बहते हुए निकल जाता है और एक ही पल में गायब हो जाते हैं। हवा में केवल रेनबो रह जाता है जो काफी कलरफुल और भव्य होता है। यह ब्लू होलो और वह पावर काफी जल्दी आई और काफी जल्दी चली भी जाती है। यदि ग्रेट डीमोन एम्परर जेंग फेंग अपने गोल्डन दिनों में होता तो वह बेशक उसे ट्राई जरूर करता। अब वह भी सोच रहे होते हैं यह सी गॉड क्या है और कैरी सिटी से इसका क्या लेना है। किसी ने उसे निशाना नहीं बनाया होता है। इतना पावरफुल ऑरा क्या ऐसा हो सकता है वह एंडलेस सी का लॉर्ड हो। उसके प्रेशर को तो एम्परर जेंग फेंग ने भी साफ साफ फील किया था। वहीं पिकॉक डीमोन किंग गोल्डन क्राउन की फ्लेम को बुझाते हुए मन में सोच रहा होता है सी क्लैन कब से इतना पावरफुल हो गया। वह समुद्र के पास के शहर के कारण कुछ समुद्र में रहने वालों से बात करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था यह क्या है। दोनों ही पावर हाउस अपने दिल में हैरान होते हैं। यह अपनी बिलोव्ड वुमन को छोड़ना नहीं चाहते थे। यदि जेंग फेंग फाइट जारी रखता है तो अब पूरी ही पिकॉक डीमोन रेस खत्म हो जाएगी। वहीं पिकॉक किंग को भी काफी गंभीर चोट आई है, जिससे उसे फ्यूचर में भी मारने का मौका मिलेगा। यह सोचते हुए जिंग फेंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और पिकॉक किंग को फिर कभी आने का कहते हुए जाने लगता है और उस दिन का इंतजार करने के लिए कहता है जब वह वापस आएगा। जिंग फेंग पेगासस कारवां के साथ तेजी के साथ निकल जाता है, लेकिन उसकी आवाज मैं वापस आऊंगा पूरी ही कैरी सिटी में गूंज रही होती है। इसी दौरान उसने कैरी स्क्वायर मिल्क टी शॉप के पास भी चक्कर लगाया होता है। वहीं दूसरी ओर पिकॉक डीमोन रेस में कोई भी खुश नहीं था। सभी की हालत खराब थी क्योंकि पिकॉक डीमोन किंग ने एंसेस्ट्रल लक का यूज किया था, जिसने पूरी ही पिकॉक डीमोन रेस को इफेक्टेड किया होता है और इसी इफेक्ट के कारण मेई भी बेहोश हो जाती है। एम्परर जेंग फेंग हारे नहीं, बस कुछ कारणों से चले गए होते हैं, लेकिन सभी सोच रहे होते हैं अगली बार जब वह लौटेगा तो कौन उसे रोक सकता है। अब सभी जल्दी ही बर्बाद हुई कैरी सिटी को फिर से बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सुकिन ने खाली आसमान की ओर देखा जो पहले ही साफ हो गया था, लेकिन वह भी उसके दिल की धुंध को दूर नहीं कर सका। वह वापस आया और उसने कहा है कि वह फिर आएगा। यह सुकिन के लिए ही कहा था। इस समय सुकिन को पता नहीं था उसे कैसा फील करना चाहिए। जगह कैरी माउंटेन। जब मेईगोंगजी उठ जाती है तो खुद को एक झूले में पाती है। यह बांस को काटकर बनाया गया झूला था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, आप जाग गए हो। मेई ने पलटकर देखा तो मास्क मैन सूरा होता है। रात हो चुकी होती है, जिससे सूरा ने बोन फायर जलाकर रखी हुई होती है। मेई ने आसपास देखा
तो सब कुछ सामान्य लग रहा था और तुरंत ही पूछा होता है, डार्क क्रो डीमन किंग कहाँ है? इस पर सूरा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे बेहोश होने पर मैं उसे तुमसे दूर ले गया। वहीं तांगसन के बताने पर मेई ने जब कैरी सिटी की फाइट खत्म होने का सुना तो घबराते हुए अभी की स्थिति के बारे में पूछने लगती है। तब सूरा सब कुछ बताने लगता है। फिर मेई सूरा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। उसी के साथ मेई को कुछ शक होता है तो मेई पूछती है, मैं मुसीबत में होती हूँ तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है और क्रो डीमन किंग का क्या किया? इस पर सूरा कहता है, यह तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इस पर मेई गोंगजी झूले से उतरते हुए कहती है, तुम मिस्टीरियस हो। जिस तरह से तुम अपना सिर छुपाते हो और पूंछ दिखलाते हो, यह कोई कहावत होगी, वह मुझे पसंद नहीं है। इसी के साथ मेई जाने लगती है, लेकिन सूरा मेई को कैरी एकेडमी जाने के लिए कहता है। मेई भी हाँ कहते हुए कैरी कॉलेज की ओर चल पड़ती है। यह तांगसन और मेई दोनों के लिए ही इस दुनिया का सबसे खतरनाक दिन था। यह पहली बार था जब तांगसन ने अपने डिवाइन सेंस का असली यूज किया था। हालांकि तांगसन का डिवाइन सेंस लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका होता है, जिससे वह लास्ट तक तांगसन को सपोर्ट नहीं कर सकता था और उसके साथ आखिर में कुछ डिवाइन सेंस के ट्रेस ही पीछे रह गया होता है। लेकिन तांगसन को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। मास्क उतारते हुए तांगसन अपने असली गेटअप में आते हुए अपनी एकेडमी के कमरे में चला जाता है। तांगसन की हालत बुरी तरह से खराब थी, वह लंगड़ाकर चल रहा था। गहरी सांस लेते हुए जुआन टियानगोंग ने भी काफी मुश्किल से काम किया, फिर बॉडी को सपोर्ट करने लगता है। यदि तांगसन यहाँ पर काफी ज्यादा थकने के कारण सो जाता है तो वह डिवाइन सेंस ट्रेस भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए वह किसी भी तरह अपनी बॉडी को होल्ड करते हुए मिस्टीरियस पावर को एग्जीक्यूट करता है, फिर उससे भी सपोर्ट करता है। गॉड लेवल किंग का सामना करने के भले ही हजारों तरीके हों, लेकिन उनके पावर डिफरेंस को खत्म नहीं किया जा सकता है। वहीं तांगसन उन दोनों की फाइट के बीच में आया क्योंकि उसमें मेई गोंगजी के पिता शामिल थे और उसकी माँ भी वहीं कैरी स्क्वायर पर थी। इनकी जगह यदि पूरी ही डीमन रेस भी खत्म हो जाती तो तांगसन को कोई मतलब नहीं होता। वहीं कैरी सिटी में सी गॉड को बनाए रखने के लिए डिवाइन सेंस के अलावा तांगसन ने डार्क क्रो डीमन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी ब्लड पावर का यूज किया था। अब तांगसन उस डिवाइन सेंस को आने वाले 1 या 2 साल तक रिकवर नहीं कर सकता है। वहीं क्रो किंग की ब्लड पावर से जुआन टियानगोंग 7th स्टेप के आगे बढ़ गया होता है और इसके साथ ही क्रो किंग से तांगसन को एक अच्छा स्टोरेज बैग भी मिल गया होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वहीं आज रात में भी कैरी सिटी शांत नहीं होती है क्योंकि अभी भी वह फाइट खत्म नहीं हुई होती है। वहीं अब इस हंगामे में एंसेस्ट्रल कोर्ट भी जरूर दखल देने वाला होता है, लेकिन वह कोर्ट भी उस समुद्र से आने वाले इंसान को अलग तरीके से देखेगी। क्रो किंग दाइयानिंग के साथ तांगसन ने क्या किया यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लगता है तांगसन ने उसे खत्म कर दिया होगा। सुबह के सूरज उगने के साथ ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो गया है। दुआई अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। दुआई ने अपनी 5th टियर की स्काई फॉक्स आई से एक और दुनिया देखी होती है और इसी 5th टियर की पावर के कारण दुआई का कॉन्फिडेंस भी अब बढ़ गया होता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हुए होते हैं। उसी के साथ साइड में तांगसन भी होता है। इसी तरह से यह आसपास 5 होते हैं। तांगसन की पूरी ही टीम पर्पल डीमन आई की कल्टीवेशन कर रही होती है, जिससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और पावर में काफ़ी जल्दी इजाफा होने लगता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।